जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विथ रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले वो टॉपिक देख लेते हैं जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, 2026 का अंतरिम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश हो चुका है और जैसे कि इस बजट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि रविवार होने के बावजूद इस बजट का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि शेयर बाजार जो है पूरे दिन खुले रहे हैं और हमारे देश का ये अभी पहला यानी 2026 का अंतरिम बजट है। इस को लेकर भी ये काफी जो है मायने रखता है। अब इस बजट की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर की है। कल जब इस बजट के बारे में हमने बात की कि इस बजट में कौन सी ऐसी बड़ी घोषणाएं हुई है या आने वाले दिनों में हमें ये बजट क्या फायदा करेगा, तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर आए हैं कि मैम रक्षा बजट के तौर पर सब इस बार जो बढ़ोतरी भी देखी गई है 7.85 लाख करोड़ रुपए जो रक्षा बजट के तौर पर दिए गए हैं उसका फायदा क्या होगा, इसकी जरूरत क्या थी। कुछ जानकारी इस विषय को लेकर भी जरूर से शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से इस बात को समझेंगे कि इतने बड़े बजट की जरूरत क्यों पड़ी और साथ ही में क्या पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को कितना लाभ मिलने वाला है ये भी जरूर से देखेंगे। और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करिएगा ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस अन्य पेंशनर फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और साथ ही में नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले डिफेंस बजट की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उन कमेंट्स की जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले भारत की सुरक्षा की सबसे बड़ी फाइल खोलते हैं। देखिए, भारत के रक्षा बजट 2026-27 को ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विकसित भारत 2047 का विजन आधार है। आज मैं बात करूंगी कि 7.85 लाख करोड़ के इस विशाल बजट में हमारी सेनाओं को क्या मिला और कैसे आत्मनिर्भरता अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक मजबूरी बन चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से या गहराई से इस बात को समझते हैं। भारत की सुरक्षा का ये नया ब्लूप्रिंट है। देखिए, बजट के बड़े नंबरों में गोता लगाने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमें इतने बड़े रक्षा बजट की जरूरत क्यों पड़ी। भारत आज जिस खतरे का सामना कर रहा है उसे रक्षा विशेषज्ञ ने क्या नाम दिया है। देखिए, 2.5 फ्रंट वॉर ये नाम दिया है रक्षा विशेषज्ञों ने। पहला फ्रंट है उत्तर में चीन। एलएसी पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और आक्रामकता किसी से भी छिपी नहीं है। वे लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहे हैं। और दूसरा फ्रंट है पश्चिम में पाकिस्तान। अपनी आर्थिक बदहाली के बावजूद वे जो है प्रॉक्सी वॉर और इसके साथ साथ आतंकवाद का समर्थन जारी रखे हुए हैं। और इसका आधा फ्रंट की अगर बात करूं तो हमारी आंतरिक सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में दुनिया का 70% तेल व्यापार यहीं से गुजरता है। चीन यहां भी अपनी पनडुब्बियों की मौजूदगी बढ़ा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार इसको लेकर दोहराया है कि शांति बनाए रखने के लिए हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। 2026-27 का ये बजट उसी तैयारी का सीधा जवाब है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं आंकड़ों की। वर्तमान में भू राजनीतिक परिस्थितियों और सेना की जरूरतों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत का कुल रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ या जो है आवंटित किया गया है। ये पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले लगभग 15% की एक ऐतिहासिक और आवश्यक बढ़ोतरी के साथ आया है। लेकिन इस विशाल राशि का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए हमें बजट को दो हिस्सों में देखना होगा। पहला है रेवेन्यू बजट। ये बजट का एक बड़ा हिस्सा है जो वेतन, पेंशन और सेना के दिन प्रतिदिन के रखरखाव में जाता है। यह हमारी सेना को चलाने के लिए बेहद ही जरूरी है। लेकिन जो हिस्सा भारत की असली स्ट्राइकिंग पावर तय करता है वह है दूसरा हिस्सा, कैपिटल बजट। यानी वो पैसा जिससे नए लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, टैंक और मिसाइलें खरीदी जाएगी। इस बार के बजट की सबसे बड़ी
खबर यही है कि कैपिटल बजट में लगभग 22% की भारी वृद्धि देखी गई है, जो अब बढ़कर 2.19 लाख करोड़ हो गया है। इस बढ़े हुए बजट का फोकस स्पष्ट है, आधुनिकीकरण। और यह पैसा कहाँ जाएगा, अगर इसके बारे में बात करूं तो वायुसेना देखिए 114 नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स की डील, और पुराने मिग जैसे कि उनको जो पुराने मिग बेड़े हैं इनको रिटायर करना। नौसेना की अगर बात करूं तो हिंद महासागर में दबदबा बनाने के लिए तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर की योजना, और प्रोजेक्ट 751 के तहत नई पनडुब्बियां। और आर्मी की बात करूं, थल सेना की बात करूं तो सीमाओं पर आधुनिक सर्विलांस, ड्रोन, हल्के टैंक और नई तकनीक, ये सब मिलने वाला है। और अब आते हैं इस बजट के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना अब तक अधूरा है, जब तक भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। इस बजट का मूल मंत्र है आत्मनिर्भरता, और ये आंकड़ों में भी दिखता है। मैंने आपको जो 2.19 लाख करोड़ का कैपिटल बजट बताया, उसका 75% हिस्सा जो है, यानी लगभग 1.65 लाख करोड़, सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया यानी भारतीय कंपनियों से हथियार खरीदने के लिए रिजर्व रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब सोचिए, जो देश एक दशक तक पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, आज वह दुनिया के 85 से ज्यादा देशों को ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस जेट्स और आर्टिलरी गन निर्यात कर रहा है। सरकार का विजन साफ है, हमें सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनना है। इस बजट में R&D के लिए भी देखिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि हम भविष्य की तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाइपरसोनिक हथियारों में भी बढ़त बना सके। तो देखिए, ये बजट एक ऐतिहासिक है, विजन भी शानदार है, लेकिन एक निष्पक्ष विश्लेषण के नाते हमें चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राह इतनी आसान नहीं है। जीडीपी का प्रतिशत भले ही बजट बढ़ा है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हमारा रक्षा व्यय अभी भी चाइना जो अपनी जीडीपी का बहुत एक बड़ा हिस्सा जो है वो रक्षा के लिए खर्च करता है, इनके मुकाबले काफी कम है। खरीद प्रक्रिया में देरी, भारत में हथियारों की खरीद प्रक्रिया जो है अभी भी बहुत लंबी और जटिल है। इसे तेजी से करना होगा इस काम को, नहीं तो बजट का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तकनीकी खामियों की अगर बात करूं तो हम अभी भी जेट इंजन जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए विदेशों पर निर्भर हैं, और पूर्ण आत्मनिर्भरता में अभी भी समय लग सकता है। लेकिन देखिए, निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। भारत का रक्षा बजट 2026-27 सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, ये एक बदलते भारत का साहसी बयान है। एक ऐसा भारत जो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, एक ऐसा भारत जो जानता है कि विकसित होने के लिए पहले सुरक्षित होना जरूरी है। और राजनाथ सिंह जी का विजन है, और ये 7.85 लाख करोड़ का बजट हमें 2047 के उस लक्ष्य की ओर एक कदम करीब ले जाता है, जहां भारत न केवल एक आर्थिक महाशक्ति होगा बल्कि एक अजय सैन्य महाशक्ति भी होगा। देखिए, ये था मेरा विश्लेषण इस बजट के लिए, और साथ ही में जो डिफेंस को जो ये बजट मिला है उसको लेकर। अब इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ कमेंट्स। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट हमारे पेंशनर्स जो यहाँ लिख रहे हैं कि महोदया, इन्होंने अपना नंबर वगैरह लिखा है, आगे लिख रहे हैं कि 2 फरवरी 2026 को मैं आपके चैनल से जुड़ा। मेरी समस्या ये है कि 31 दिसंबर 2009 को सेवानिवृत्त हुआ था, और मेरी पूरी पेंशन 1 जनवरी 2025 को दी थी। मेरी पूरी पेंशन 1 अप्रैल 2025 से स्पर्श के माध्यम से शुरू हो गई है, कृपया मुझे मार्गदर्शन करिए। यानी ये कह रहे हैं कि कम्यूटेशन की वजह से जो इनकी पेंशन में कटौती वगैरह हो रही थी, वो 1 जनवरी 2025 को पूरी हो जानी थी, लेकिन कुछ महीने बाद तक ये रिकवरी चली है। जो कम्यूटेशन है वो कटता रहा है पेंशन से, यानी 1 जनवरी 2025 के बदले 1 अप्रैल 2025 तक जो है पैसे कटे हैं। यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल 2-3 महीनों का फर्क है। देखिए, कई बार ये होता है कि बैंक जो है वो इंस्टॉलमेंट काटना लेट शुरू करता है। 2009 में आप पेंशन आए हैं, तो हो सकता है कि आपकी पेंशन जो है बैंक से आ रही हो, क्योंकि उस टाइम स्पर्श का ये सब कुछ नहीं था। तो उस वजह से कम्यूटेशन, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन आप रिटायर होकर आते हैं उसी
टाइम से आप उसका टाइम पीरियड काउंटिंग करना शुरू कर दे। 2-3 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। और इसका सटीक जवाब आपको वहाँ से मिलेगा, या तो आप सीपीग्राम पर ग्रेवेंस दीजिए और 2-3 महीनों का अतिरिक्त जो पैसा काटा है वो वापस माँगिए, या आप स्पर्श में एक बार बात कर देख लीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वो पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे कि आपका कम्युटेशन कब से कटना शुरू हुआ था। या आप एक और भी काम कर सकते हैं, जब आप पेंशन आए थे, आपकी पेंशन जिस बैंक से शुरू हुई थी, जो बैंक ब्रांच है आपकी, वहां पर जाकर भी जो है आप इस डिटेल को मांग सकते हैं, वो जरूर से देंगे। फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, आप हमसे संपर्क करिए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैं हवलदार, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, 2002 के रिटायरीज हूँ और पूरा 24 साल सर्विस किया है। मेरी जो पेंशन है बेसिक कितनी होनी चाहिए, प्लीज बताइएगा। देखिए सर, जब तक आप ग्रुप वगैरह नहीं बताएंगे तब तक मैं सही आपकी बेसिक की जानकारी नहीं दे पाऊंगी। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे सभी पेंशनर्स भाइयों से, मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों से, कि जब आप बेसिक को लेकर, एमएससीपी को लेकर जानकारी मांगते हैं तो डिटेल में कमेंट करिए, पूरा कमेंट करिए, ताकि हम आपकी मदद कर पाए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि आरबीआई में कंप्लेन कैसे करनी है, प्लीज आप हमको गाइड करिए। देखिए आरबीआई में आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी जो है कंप्लेन कर सकते हैं, सीपीग्राम के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हैं, या आरबीआई की साइट पर जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही रास्ते हैं। आपने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आपको दिक्कत क्या आ रही है, आप दोबारा कमेंट करिए ताकि इस पे मैं आपको जो है गाइड कर पाऊँ। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, मैं 2023 दिसंबर में पेंशन आया 26 साल करके, जो 24 साल के बराबर पेंशन है। तो ये लिख रहे हैं कि 26 साल सर्विस है, लेकिन पेंशन जो है वो 24 साल के बराबर ही आ रही है। देखिए रैंक वगैरह आपने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब इसमें ऐसा है कि देखिए 2 साल का अगर डिफरेंस है तो पेंशन में थोड़ा फर्क तो होता ही है। हो सकता है कि आपकी पेंशन में दिक्कत आ रही है, इस वजह से है, आपको ऐसा लग रहा है। आप सीपीग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन करिए, ताकि इसको लेकर जो है कार्रवाई रिकॉर्ड जरूर से करेगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि स्पर्श में डॉक्यूमेंट्स कहाँ से पता नहीं ऐड करते हैं, यदि रिकॉर्ड ने दिया है तो इतनी गलती कैसे क्यों किया है? किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है तो किसी का परिवार का विवरण गलत है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। स्पर्श में जब से माइग्रेशन हुआ है, लाखों लाखों पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स परेशान है। लेकिन इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि जो पेंशनर है उसी की जवाबदारी है कि वो अपने पारिवारिक विवरण को ध्यान से देखे। पीपीओ में जो भी डिटेल है उसको सही से चेक करिए। आप समझिए इस बात की गंभीरता को, कि अगर एक सर्विस पेंशनर्स को इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो हमारी फैमिली पेंशनर्स या उनके डिपेंडेंट की क्या हालत होती होगी। यही वजह है कि देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीपीग्राम के बारे में बात भी करती हूँ। क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स में आप सुधार के लिए कार्रवाई करते हैं और काफ़ी समय तक ये नहीं होती, तो सीपीग्राम आपको इसके लिए भी मदद करता है। अब आप अपना जो ये विवरण वगैरह है वो ज़रूर से सुधारिए। कुछ दिक्कत आती है तो कॉल करिए। तो चलिए यही कुछ कमेंट्स थे जिनको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी, और साथ में हमने जानकारी शेयर की जो डिफेंस के लिए बजट आया उसकी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।